बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंडे का आज दिन है। वीकेंड आपका कैसा गुजरा ये आपने हमें बताना है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास तो एक दिन का ही ऑफ होता है संडे, और उसके बाद जो है एक संडे में आपको बहुत सारे काम भी करने होते हैं। रेस्ट करना भी ज़रूरी है क्योंकि आप पूरा वीक जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो वैसे रेस्ट का मौका जो है वो बड़ा कम मिलता है, लेकिन आपके जो इतने सारे पेंडिंग काम होते हैं ना वो आपने एक दिन में करने होते हैं। लिहाजा आज मंडे है तो मंडे के दिन हम दोबारा से आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, एक नया टॉपिक होगा जिससे रिलेटेड आज हम बात भी करेंगे, और उसके साथ साथ जो है आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। कोई बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी मौसम की बात कर लें तो मौसम इस टाइम जो है मुल्तान का बड़ा अच्छा हुआ है, खुशगवार है। जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन उसमें अब थोड़ी सी कमी भी है। उसके साथ ही हफ्ते वाले दिन जो है वो एकदम मौसम ने जो है वो करवट बदली और इतनी शदीद बारिश हुई कि अच्छा खासा यहाँ पर जो है मौसम आपका वो बेहतरीन हो गया। लोगों ने इसको एंजॉय भी किया, लेकिन आपको पता है कि यहाँ हमारे यहाँ मसाइल भी उसी तरीके से हैं कि यहाँ पर जब पानी खड़ा हो जाए तो उसके साथ जो है बदबू भी पैदा होती है। जो मोहल्ले में आप देख लें या हमारे यहाँ पे रोड्स का टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस टाइम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं। जहाँ इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिजली के बिलों ने जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अभी निगरान जो वज़ीर आज़म आए हैं उन्होंने इसके ऊपर एक्शन तो लिया है। देखते हैं कि वो किस हद तक जो है वो इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए जो है मैं समझती हूँ इस टाइम हम सब के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ चुकी हुई हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और हमारे मुल्क पर जो है जो एक मुश्किल दौर आया हुआ है इसको हम सब जो है मिलजुल कर इसको फेस करें और हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ जाए। अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट रुबीना राना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हम बात करेंगे आज घरेलू तशद्दुद पे भी बात करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह बहुत ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले हम सब ने देखा कि जो घरेलू मुलाज़माएँ हैं, बच्चियाँ हैं, उन पर किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है। उनको फिज़िकली भी और मेंटली भी जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हम, क्योंकि एक तो महंगाई है, बेरोज़गारी भी है, बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे घर के मसाइल जो है ना वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आज इन पे इस टॉपिक पे बात करेंगे कि तशद्दुद एक्चुअली क्या है और कौन कौन इसका शिकार हो सकता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इनसे आज हम जानेंगे। रुबीना, क्या हालचाल है? ठीक ठाक? सबसे पहले तो आपकी एक्टिविटीज़ के हवाले से जान लेते हैं। और माशाल्लाह एक तो अब ये जॉइंट सेक्रेटरी भी बन चुकी हैं, तो इस हवाले से भी इनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो जानेंगे। सबसे पहले मैं रोही टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मेरी कामयाबी में इस चैनल का भी बड़ा किरदार है। लास्ट टाइम जब इन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया था आई वॉज कैंडिडेट, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान। माशाल्लाह मसरूफियात वाकई काफ़ी बढ़ गई हैं पहले से ज़्यादा। शेड्यूल काफ़ी चेंज हो गया है। सोशल एक्टिविटीज़ भी साथ हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की जो एग्जेक्टिव बॉडी है उसमें सिर्फ एक फ़ीमेल मैं ही हूँ, बाकी तमाम मेल मेंबर हैं हमारे 16 में से। सही। तो जो फीमेल्स के जितने भी मामलात हैं उनको मुझे देखना भी पड़ता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी कर सकूँ, कहीं किसी को भी मेरी वजह से कोई शिकायत ना। अच्छा, कहते हैं ना एक औरत हमेशा कोशिश करती है ना कि वो सारे काम अपने बड़े बेहतरीन तरीके से कर सके। मतलब उसने घर भी अच्छे से संभालना है, अगर वो वर्किंग लेडी है तो जहाँ काम कर रही है वो भी वो अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को संभाले, तो सब चीज़ें जो है वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल भी होता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल ऐसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तमाम चीज़ें मैनेज हो रही हैं माशाल्लाह। तो मसरूफियात, दूसरा आपने बात की वायलेंस के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। अभी रिसेंटली मेरा एक कम्युनिटी में जाना हुआ, 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे एग्जेक्टिव बार की तरफ से बुलाया, नुमाइंदे की तरफ से। तो वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी, तो मैंने उनको यही चीज़ बताई, गाइड किया है। अवेयरनेस थी वहाँ पर फीमेल्स को, क्योंकि वो अर्बन एरिया नहीं था।
तो मैंने जब वहाँ जाके बात की तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे ये लॉज हैं, अगर आप पे कोई तशद्दुद होता है या घर में आप पे कोई भी मसला आपका है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो वहाँ एक मेल बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ये तो वकील हैं, ये तो इस तरह की बातें करते हैं, तो मेरा फीमेल्स को ये मशवरा है कि वो बर्दाश्त करें, ठीक, कोशिश करें कि आपको वकला के पास ना ही जाना पड़े। सही। तो यहाँ हमारी कम्युनिटी की मेल डोमेन सोसाइटी की ये माइंड है, जहाँ ये माइंड होंगे तो वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, जितना उस चीज को हम बर्दाश्त करेंगे वो चीज उतनी डेवलप होती जाएगी। अच्छा, अब तो अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया जब से आया है बहुत सारी अब चीजें जो हैं वो अब छुपना मुश्किल हो गई है। मतलब अब हर बंदा जो है वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि आइन और कानून सब कुछ हमारे लिए सब चीजें हैं, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इम्प्लीमेंटेशन अभी रिसेंटली जो वो फातिमा बच्ची है जो सिंध में वाक़या हुआ है, मैं रात भी उसका पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, तो उसमें जो है हमारे इदारों ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा नहीं किया। आप देखिए उसकी FIR, उसमें जो SHO है उसने जो FIR दी, उसके बाद उस बेचारी का जो मेडिकल हुआ है उसमें उन्होंने बिल्कुल उसको नील कर दिया। फिर इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ जो जज साहब की मिसेज ने किया, उसने भी मुलाजमा के साथ, उसका भी यही चीज था, उसका मेडिकल भी बिल्कुल नील था। जो चीजें जो, क्योंकि हमारा कानून जो है वो एविडेंसेस पे, इन चीजों पे जो है वो रिलाई करता है। जब आपकी FIR में कुछ नहीं होगा, आपके मेडिकल में कुछ नहीं होगा, तो आप किस तरह उस बंदे पे कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। सही। 2020 में श्री मजारी साहिबा ने असेंबली में, नेशनल असेंबली में ये बिल पास करवाया, जिसमें ये था कि बच्चों पे या फीमेल्स पे जो भी घरेलू तशद्दुद वगैरह होगा उसका बाकायदा कानून उन्होंने पास करवाया कि उसके लिए सजा होगी, उसके लिए फाइन हो। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही? 3 साल गुजरने के बाद क्या वाकयात में कमी आई? नहीं, और उसमें बढ़ रहे हैं। वाकयात में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि हमें पता है जो करने वाले हैं उनको ये पता है कि जी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बात कोर्ट में चली जाएगी ना। तो वो जो थानेदार है, ये पुलिस वाले हैं, वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे होते, क्योंकि मेजोरिटी जो हैं बच्चे जिनके साथ ये मसले मसाइल हो रहे हैं वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अब ये भी मुलाजमा थी बच्ची जो जज साहब ने रखी हुई थी, जो उधर सिंध में थी बच्ची, वो भी एक मुलाजमा थी। उनको पता होता है कि इनके पीछे तो कोई नहीं है, हमारा जो दिल चाहे। देखिए लोग इतनी गुर्बत बढ़ चुकी है कि लोग, जाहिर सी बात है, हमारे घर में अब तालीम वाली तो हम बात ही नहीं करते कि हमने अपनी सब तमाम बच्चों को कैसे तालीम दिलवाएं, तो फिर आपका एक गुजर बसर करना जो है वो बड़ा मुश्किल भी हो गया है। तो कोशिश यही होती है कि अच्छा चलो अपने बच्चों को काम पे लगा दिया जाए, खुद भी आप घरेलू काम कर रहे होते हैं किसी के घरों में जाकर, तो ये चले बच्चे भी अर्निंग कर रहे हैं। अब ये तो नहीं पता आपके बच्चे महफूज ही नहीं, क्या हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स के साथ। जो फीमेल्स बच्ची हैं उसका मेजोरिटी का, मैं कोई 2-3 साल पहले मेरे पास एक केस आया जिसमें एक फीमेल आई, तो उसने कहा जी मेरी 3 बच्ची हैं, तो मैंने तीनों को जो है ना मुख्तलिफ जगह पे रखा हुआ है। उसमें से एक जो है वो वहां से मैं अपनी बच्ची को वापस लाना चाह रही हूँ। बच्ची की उम्र, जब मैंने उसको वहां रखा था उस वक्त वो 8-10 साल की थी, अब वहां 5-7 साल बच्ची वहां काम कर चुकी है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ वहां पर बच्ची के लिए, मुझे वो मिलने नहीं दे रहे, तो आप जो है हमारा उसके साथ रब्ता करवाएं, मैं बच्ची को वापस लाना चाहती। तो जब हमने वहाँ रब्ता किया तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उनकी, वो एक 18-19 ग्रेड के ऑफिसर थे जिसके घर में वो बच्ची उन्होंने रखी हुई थी। तो वो मुझे धमकियाँ आने शुरू हो गई कि जी आप FIR करवा रही हैं, आप थाने में एप्लीकेशन दे रही हैं उसकी 491 की हैबियस की, कि हमने इसको भेजा उसमें रखा हुआ है तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उसके लिए पूरी कोशिश की, लेकिन जब हमने बच्ची को बाज़याब करवाया तो वो बच्ची ज़हनी तौर पर इतनी खौफज़दा थी कि उसने अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया। कोर्ट में उसने स्टेटमेंट दे दी और उसने कहा जी मैंने अपनी वालदा के साथ नहीं जाना। तो उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, या उसको क्या डराया धमकाया, जो एक वकील को डरा धमका रहे थे तो वो उस बच्ची जो बच्ची तो उसके साथ उनका क्या बिहेव होगा। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी आप किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, उसे डराएंगे, खौफजदा करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो कभी भी इस तरह का स्टेप नहीं उठाएगा। बिल्कुल नहीं उठाएगी। बात भी वही होती है कि उनको पता होता है कि इसके पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल। तो वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? एक सवालिया निशान हमेशा हमारा रह जाता है। हम इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ कहाँ है?
तो आज तक फिर हमें इंसाफ के देखें ना, जिस तरह हाल है, हम लोग इंसाफ का दरवाजा खटखटाते रह जाते हैं और इंसाफ पता नहीं कहाँ, इंसाफ नहीं मिलता इंसाफ, क्योंकि हमारे इदारे में भी उसमें जो है ना काफी खामियां हैं। खामियां तो हैं, अब ये तो हम अब अच्छा वो चीजें हैं कि तो कोई बंदा हिम्मत ही नहीं कर रहा होता पुलिस स्टेशन जाने की, लेकिन अगर कोई बेचारा इतनी हिम्मत कर लेता है तो वहां जाके जो बिहेव उसके साथ हो रहा होता है वो आपको पता ही है। बिल्कुल इस तरह यही है। इसमें मजीद भी आपसे बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है हमारे रूही की सीनियर रिपोर्टर हैं सुहिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप सुहिरा? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। आप कैसी हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज ऐसे लग रहा है ना थोड़ा कलर मैचिंग आज हम और फिर हमारे बीच में जो चीज पड़ी है वो भी येलो है। मेरे सेट पे भी काफी ऐसे येलो येलो है ना आज ऐसे। अच्छा सुहिरा से आज हम बात करेंगे, एक तो इनकी बीट से रिलेटेड होगा और आज हम बात ये भी करेंगे कि इस टाइम 9th क्लास के रिजल्ट्स भी आए, तो उस हवाले से भी इनसे जानेंगे कि इस टाइम जो तलबा हैं उनको किन मसाइल का सामना है, क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको पता ही है कि हमारे अब तो हर इदारे से है, चाहे एजुकेशन है चाहे महंगाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम जो 9th क्लास रिजल्ट आया सुहिरा, उसमें तलबा की जो बड़ी तादाद है उनको नाकामी का सामना भी करना, कुछ रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आए, तो क्या कहेंगी इसमें जो है क्या वजूहात भी हैं और क्या आगे तलबा को फेस भी करना पड़ रहा है? पहले तो थोड़ा सा आसमान रिजल्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि 22 अगस्त को जो है 9th क्लास का रिजल्ट आया है, 22 या 23 को, मे बी मैं आगे पीछे कर रही हूँ डेट, तो उसमें यह है कि 53% स्टूडेंट्स जो मुल्तान बोर्ड के तहत पास हुए हैं। उसमें 4 डिवीजन्स हैं, मुल्तान और उसके साथ खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा। अच्छा, उसकी जो परसेंटेज रेशियो है पास होने की वो 53% है, जबकि 47% जो एक बहुत बड़ी हम समझते हैं कि परसेंटेज है, वो बच्चे फेल हुए हैं। इसी तरह से अगर हम डीजी खान बोर्ड की बात करें, रहीम यार खान की बात करें, तो वहाँ भी 60% पास परसेंटेज किसी ने भी जो है वो उससे 60% से आगे नहीं गए हैं। लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत चूंकि 50% से भी कम स्टूडेंट्स पास हुए थे, जैसे कि 46% मुल्तान की थी, 46% थी, चूंकि अब 8% जो है वो बड़ी है परसेंटेज, पास परसेंटेज, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो कि फेल हो गए हैं। उसमें रीज़न क्या आती है? मैं ये एज अ रिपोर्टर ये समझती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल्स, कॉलेजेस और मुल्तान बोर्ड हर जगह ही हम लोग जा रहे होते हैं कवरेज के लिए, और डिफरेंट लोगों के ओपिनियन भी हम सुन रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को भी देख रहे होते हैं कि आया कि उनको जो पेपर में सवालात दिए जा रहे हैं, क्या उनको वही सब कुछ पढ़ाया भी जा रहा है? तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं कर पाती हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। और हर बार हम लोग ना एक बात करते हैं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से बाजी ले गई हैं, लड़कियों के नंबर ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा परसेंटेज में पास हुई हैं, इस बार भी ऐसा हुआ है, और लड़के जो हैं वो कम पास हुए हैं। लड़कियों की 66% जो हैं ख़वातीन पास हुई हैं, और जो बाकी हैं वो 40 समथिंग जो है वो लड़के पास हुए हैं। सही है। तो उसकी वजह क्या है कि अभी जैसे बात हो रही थी मौशी हालात की, कि लोग बच्चे उनके होते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि उनको कामों पे लगा देते हैं। आप देखें एक बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे बच्चे हैं वो वर्कशॉप्स पे, होटल्स पे और पता नहीं कहाँ वो जो काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, जब आप उनको घर से ये कह के निकालेंगे कि भाई तुम जाओ और कमा के लाओ, तो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि मैंने पढ़ना भी है, फिर अपनी मेन जिम्मेदारी तो वो यही समझेगा ना कि मैंने कमाना है और घर देना है। ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी आप क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं, पेरेंट्स भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, टीचर्स भी किरदार अदा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से खाली इसमें स्टूडेंट की जो है ना वो कोई कोताही नहीं होती है, ओवरऑल ही तमाम चीज़ों का जायजा लेना चाहिए। अच्छा, उसमें फिर इस तरह से हुआ है कि जो कंट्रोलर बोर्ड है, जब मेरी उनसे बात हुई है तो मुझे ये बताया है कि आप जो फेल स्टूडेंट्स हैं ना उनको हम इस बार से ये पॉलिसी नहीं बन गई है कि फेल तस्वुर नहीं करेंगे। वो किस तरह से कि अब अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 1 या 2 मज़ामीन में फेल हो गया है,
तो उसको मैट्रिक में चांस मिलेगा कि वो मैट्रिक में अपने उसी सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकता है, ज़्यादा मेहनत कर सकता है, तो उसको 9th का दोबारा से रिजल्ट नहीं देना पड़ेगा। जो फेल वाला एक टैग होता था ना कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए, उर्दू में फेल हो गए, तो वो फेल वाला उन्होंने खाता खत्म कर दिया है कि आपने जितने पासिंग मार्क्स लेने हैं अगर आप उतने नहीं ले सके हैं तो आप उसको अब भूल जाएं, अब आप मैट्रिक की तैयारी करें। वरना पहले क्या होता था कि आपको 9th का भी देना पड़ता था और फिर उसके बाद जो आपको मैट्रिक का भी देना पड़ता था। ठीक है, तो ये एक बहुत हद तक बर्डन कम हो गया है, जो एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है। हम यहाँ पे बात भी इसीलिए कर रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट तक ये बात नहीं पहुंची है तो हमारे इस ये वैसे बड़ी आप तो मैंने कहा स्टूडेंट इस हवाले से बड़े रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होना नहीं चाहिए ना, जब होना नहीं चाहिए, रिलैक्स हो जाते हैं ना तो फिर वो मार खा जाते हैं। अच्छा, एक चीज में तो रिलैक्सेशन दे दी, लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना चाहिए कि अब 25% जो एग्जाम्स में सवाल आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल आएंगे, जो आपने क्लास में रट्टे लगाए हुए हैं बुक्स के, वो तो एक तरफ हो गया ना। 75% आपका जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, 25% वो क्वेश्चंस होंगे जो कि IQ बेस्ड होंगे या जो समझ सकेगा सवाल को वही जवाब देके पास हो सकेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें स्कूलों की कारकर्दगी की तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर लेबॉर्ट्रियाँ भी बनी हुई हैं, जहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट हैं ख़ास तौर पे वो प्रैक्टिकल पढ़ाए जाते हैं, या अगर इंग्लिश का भी इवन हमारा सब्जेक्ट है तो कितने % जो है वो क्लासेस में इंग्लिश जो है वो स्पीकिंग या राइटिंग जो है वो करवाई जाती है। तो इसीलिए बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फेल हो रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि खाली स्टूडेंट्स को अगर हम बार बार कहें ना कि आप मेहनत करें, आप पढ़ें, तो ये गलत होगा। आपको अपने ख़ासतौर पर जैसे हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं या प्राइवेट की भी अगर हम बात करते हैं तो हर जगह ही मेरा ख्याल है आपको अपना तालीमी निज़ाम जो है ना उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि आप जब किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाएं ना, आपने 95% मार्क्स ले लिए हैं, 100% मार्क्स ले लिए हैं, तो अगर आप टीचर उस बच्चे को क्लास में खड़ा करती, मैंने खुद जाके ये देखा है, एवेल्युएट किया, तो वो बच्ची एक लफ्ज़ नहीं बोल पाती है या बच्चा एक लफ्ज़ नहीं बोल पाता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसने जस्ट किताबें रट ली हैं लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का। तो फिर आप बताएं ना कि आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप 10 लोगों में बैठ के काम कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। मैं ये समझती हूँ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, ये तमाम चीज़ें जो है ना काउंट होती हैं इसमें। जैसे एक राइटिंग का या जैसे हम क्लास में मार्क्स देते हैं ना ग्रूमिंग के और इन चीज़ों के, तो आप वो चीज़ें सिखाएं भी तो स्टूडेंट्स को। ऐसे ही एक अगर आपने बस स्टूडेंट इसलिए डर खौफ से आ रहा है कि जी मैंने तो टेस्ट में इतने नंबर लेने हैं या इस बच्चे से ज़्यादा लेने हैं या इसको खुश करना है इसको, तो आप उस चीज़ से जब तक स्टूडेंट्स को बाहर नहीं निकालेंगे ना तो आपकी जो पास परसेंटेज है मेरा नहीं ख्याल कि वो बढ़ सकती है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक तो पोजीशंस वाला सबको ही पता है कि 2 साल से वो रेस एक ख़त्म हो चुकी है कि अब पोजीशंस तो ऐसा अनाउंस ही नहीं की जाती हैं, ना ही हाईएस्ट मार्क्स अनाउंस किए जाते हैं। तो अब मुल्तान बोर्ड जो है, ओवरऑल पंजाब बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है अब जैसे हम O लेवल A लेवल में देखते हैं उसी तरह से अब परसेंटेज वाली चीज़ भी खत्म हो जाएगी और जस्ट ग्रेड्स में जो है वो रिजल्ट आया करेगा। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और अगर कोई जैसे हम 9th की बात कर रहे हैं ना कि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए हैं तो अब वो रीएडमिशन भी करवा सकता है, क्योंकि 6 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। 9th में आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप मैट्रिक में उस तरह से दोबारा आपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो भी आपके पास एक और चांस भी है। तो स्टूडेंट से यही है कि वो मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे तो बात वहीं आ जाती है कि अगर सारे लोग भी, क्योंकि अब कंपटीशन का भी आपको देख लेना कितना बढ़ता जा रहा है। अब स्टडीज में भी हम देखें तो चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट स्कूलों में भी अब ये कोशिश होती है कि अच्छा अब जो जरूरत है वो ये है कि स्किल्स भी साथ साथ सिखाई जाए। बिल्कुल ऐसे तो ही है। तभी हम जो है जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि जी हमारे जो हमसाया मुल्क है वो कहाँ पहुंच गया है तो हम कहाँ हैं। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन को बड़ा अच्छा किया है, उनकी पॉलिसीज वो अपने अच्छा बच्चों को फ्री हैंड भी दे देते हैं ना। कि वहाँ तो हमारे यहाँ तो 30 साल का भी बच्चा हो जाए तो वो बच्चा ही रहता है बच्चा रहता है तो वहाँ पे तो आप जैसे ही यंग हुए हैं आपने पढ़ना भी है, आपने पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी है, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका स्किल लेवल हमारे मुकाबले में तो हाई होगा ना। यहाँ पे अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बेशक मौशी हालात एक बहुत बड़ी वजह है, एक इंसान अगर घर में कमाए तो गुजारा नहीं हो सकता ना,
तो फिर अच्छा, जहाँ पे हम फिर आबादी कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं ना कि आप कम बच्चे हों, उन्हीं की अच्छी परवरिश कर लें, तो वहाँ पे फिर वो मजहब को ले आते हैं। एजुकेशन में मजहब को क्यों नहीं लाते? कि हमारे इस्लाम ने तो तालीम पे बहुत ज्यादा जोर दिया है ना। ऐसे ही है। तो आप बच्चे और बच्चियों में, यहाँ पे मैं समझती हूँ हर जगह एक बात हो रही होती है ना कि लड़कियों पे पाबंदी है और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, लेकिन अब आप देखें कि रिजल्ट भी जैसे आया है, आप तादाद देख लें, अगर आप तादाद देख लें तो स्कूलों में लड़कियों के स्कूल और लड़कों के स्कूल हमारे यहाँ कोई खास डिफरेंस नहीं है इस तादाद में। इसमें मजीद भी बात करेंगे। अभी हमने जाना है नाज़रीन, ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम रिजल्ट की भी बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं इस टाइम जो तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? आप क्या समझती हैं, किस तरह के कानून की ज़रूरत है? कानून की इसी तरह की ज़रूरत है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ जाए, जिसके साथ वायलेंस हुआ है वो उस चीज़ को आगे लेकर चले। और सबसे ज़्यादा जो मेन करैक्टर है वो हमारे इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, जिसमें पुलिस है, जुडिशरी है, आम वकला हैं, लेकिन उसका जो मेन सर्कल है वो हमारी पुलिस है। क्योंकि सबसे पहले FIR इतनी मुश्किल हमारी बना दी जाती है कि अगर हम एक आम बंदा अपने किसी, जैसे अब हम देखते हैं क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम की रेशो अब है, चोरी डकैती के वाक़यात हैं, कत्ल के वाक़यात हैं, जिस तरह भी तशद्दुद के हवाले से जब भी चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई खातून जाए, तो उसके लिए FIR मुश्किल बना दी जाती है। बहुत मुश्किल, ये हमारा कल्चर बन गया ना जो हमारा पुलिस स्टेशन का। हालांकि जो इनके अफसरान हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े सेंसिबल हैं, जो जितने भी PCS ऑफिसर्स हैं इनके, जो ऊपर इनके ऑफिसर, मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं RPO के साथ, CPO के साथ, मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में, यही वायलेंस। और बाज़ औक़ात FIR चेंज कराने के लिए हमें ऊपर के लेवल तक जाना पड़ता है। तो जब तक ये वाली चीज़ हल नहीं होगी, लोग जाते हैं, थाने का कल्चर ऐसा है कि एक बंदा जाके वहाँ बैठा है, सबसे पहले तो उनका बिहेवियर ऐसा होता है और उनका बात करने का अंदाज ऐसा होता है कि जो एक आम बंदा है जो कि पुलिस से पहले मेंटली खौफजदा है वहाँ जाने से, जब वो वहाँ जाएगा, वहाँ जाके माहौल देखेगा, तो उसके बाद तो वो उसकी हिम्मत इतनी नहीं होगी कि वो आगे जाके अपना किस्सा बयान कर सकेगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। और फिर फीमेल के साथ एक 376 का केस पिछले दिनों मेरे पास आया, उसकी FIR मेरे पास आई, तो उनका भी यही इशू था कि वो ज़रा मतलब पुअर घराने से उनका ताल्लुक था, तो वो मेरे पास आई कि जी हमने FIR करवाई है, तो हम अपने केस को आगे लेके चल रहे हैं। जब मैंने उसकी FIR देखी है तो उसकी FIR में कुछ भी नहीं था। अच्छा, मतलब कुछ भी उसमें नहीं था। जो वो स्टेटमेंट दे रही थी वो FIR उसके अगेंस्ट थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने ये FIR जो है वो किससे पूछ के करवाई है? तो उसने कहा जी हम थाने गए थे। अच्छा। तो हम थाने गए हैं तो उन्होंने मुझसे जो वाकया पूछा तो वो सारा वाकया मैंने बयान किया और उसके बाद उन्होंने वो लिख दिया और उसके बाद उन्होंने मेरा थामी इम्प्रेशन लगवा लिया। ये हालात अब जिसके साथ जो वाकया पेश आया है, जब तक आप FIR में दर्ज नहीं करेंगे, FIR इज अ बेसिक चीज जो है, FIR बेस है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। अगर आपकी FIR ही ठीक नहीं है तो आपके जो बाकी अगला प्रोसीजर है ट्रायल का वो भी फेल हो जाता है, अगर आपकी FIR फेल है तो उसके लिए बड़ा हमें वो कोशिश करनी पड़ी, हमें दोबारा से उसका दोबारा जाके उसको इस्तेगासे में जाना पड़ा, वो सारा हमें दोबारा करवाना पड़ा। फिर मैंने SHO से कंसल्ट किया, मैंने कहा सर ये देखें ये फीमेल तो कुछ और कह रही है, आपने उनकी वालदा के नाम पे FIR की हुई है, उसकी वालदा एक वाकया उसके साथ पेश आया है, वो उसकी वालदा कैसे बता सकती है? ऐसे तो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। तो वो तो उस चीज को कैसे बयान करेगी? उसको कैसे बयान कर सकती है? तो उसने कहा मैडम ये हमारे पास आई थी, इसकी वालदा ने सारा बयान दिए, स्टेटमेंट दी है, जो इसकी वालदा ने किया हमने लिख दिया, उसके बाद हमने इनका वो लगवा लिया। और डेफिनेटली उन्होंने दूसरी साइड से पैसे ले लिए होंगे। और वो इस बिहेवियर को चेंज करने की बड़ी जरूरत है हमारे इदारों को, स्पेशली इस टाइम जिसके हम कहते हैं कि जिनके पास जाकर हम खुद को सिक्योर फील कर सकें, जहां हम ये कहें कि हमें जाएंगे तो हमें वहां पे फौरन हमें इंसाफ मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे इदारों को बेहतर करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। स्पेशली इसमें पुलिस का बड़ा किरदार है। जब तक
पुलिस यहाँ की ठीक नहीं होती, कानून पे अमल दरामद नहीं करवाती, तो बाकी चीजें जो है वो उससे स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है। अच्छा, हम जब भी इदारों को ठीक करने की बात करते हैं ना, तो फौरन से आ जाता है कि पहले हमारा जो सियासी इस्तेहकाम है ना, इसको भी बेहतर करने की जरूरत है। जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हमारे मुआशरे में तब्दीली या हमारे इदारों में जो हम चाह रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है। तो वो अब अल्लाह खैर करे, जो चीज़ें हम चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो आसानियाँ हो सकें, कुछ अच्छा हमारे मुल्क का एक जो इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा इमेज जा चुका है उसको बेहतर कर सकें, तो वो तभी हो सकेगा जब हमारी चीज़ें कानून और आइन के मुताबिक चलेंगी और ये हमारी अदलिया भी उसमें बेहतर रोल प्ले करेगी। अच्छा, आप क्या समझती हैं ख़वातीन के राइट्स की अगर हम बात करें, आज भी हम बात करते हैं, हमेशा हमारी बात होती हुई भी आई है कि ख़वातीन के जो राइट्स हैं वो आज तक शायद औरत को जानने के बाद भी वो नहीं जान सकी कि उसके एक्चुअली राइट्स हैं क्या, और एक खातून को जो है वो बाख्तियार कैसे होना चाहिए, वो कैसे बन सकती है? जो हमारा मुआशरा है ना, वो खातून को बाइख्तियार देख नहीं सकता, क्योंकि हमारी मेल डोमेन सोसाइटी है। यहाँ पर अगर उनको पता चलता है कि कोई फीमेल उनसे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, हालांकि फीमेल, जैसा कि अभी सुहिरा ने भी बताया है कि जो हमारा रिजल्ट आया है बच्चियों का, वो ज्यादा है। हाँ जी, वो बच्चियां आगे। मेरे ख्याल से हमेशा से ही ऐसा होता है कि बच्चियां जो हैं वो हमेशा आगे ही होती हैं, बच्चे जो हैं वो जरा इस मामले में थोड़ा पीछे होते हैं, फोकस ज्यादा रख पाती हैं, मेरा ख्याल है। घर उनकी डिवोशन ज्यादा होती है किसी भी मामले में। अब मैं अगर इसी चीज की बात करूं तो वो हमारी अपनी कैबिनेट है, तो हमारी कैबिनेट में एक मैं फीमेल हूँ सिर्फ, बाकी तमाम मेल, सब मेल है। हाँ, सब मेल हैं। तो जब भी हमारा कोई वहाँ पर मीटिंग होती है, कॉल किया जाता है हमारा इजलास, तो उसमें वो मतलब बार बार ये दोहराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी फीमेल है, एक फीमेल है हमारे साथ, एक फीमेल है। तो मैं उनको ये बात कहती हूँ कि मैं फीमेल जरूर हूँ, लेकिन मैं लॉयर भी हूँ। हाँ, मेरा रैंक भी आपके रैंक के बराबर है। मैं भी उसी तरह ही जद्दोजहद करके इस सीट पर पहुंची हूँ जैसे आप लोग पहुंचे। तो इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। पहले हमारे कोर्ट्स में ये होता था कि किसी किसी चैम्बर पे कोई फीमेल नजर आती थी, लेकिन अब माशाल्लाह काफी तादाद हो गई है। लेकिन मसला फिर वही है कि फीमेल्स को आगे नहीं आने दिया जाता। वो जहाँ भी बैठी होती हैं, किसी की एज अ जूनियर ही काम कर रही होती हैं, उनको इंडिपेंडेंटली आगे आने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये हर इदारे में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर औरत बहुत अच्छा काम कर भी रही हो तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हाँ, और फिर उसको मतलब कोशिश यही की जाती है यार इसको हटाएंगे कैसे, इसको किस तरीके से नीचा दिखाने के, मतलब इस सोच को लेकर लोग चल रहे होते हैं। इसका नाम आगे ना आ जाए, कहीं लोग इसकी तारीफ ना कर दें। तो हम मेल हैं। मैं एक बात, इसमें अगर जैसे आप के साथ मेल कॉलीग्स के साथ काम कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, तो जहाँ पे अगर थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट भी कर दिया जाए ना, और लड़के को या मर्द कोलीग को बहुत ज्यादा भी किया जा रहा हो, लेकिन उसकी नजर होगी कि अगर खातून को अप्रिशिएट किया गया है तो ये खातून है ना, इसलिए अप्रिशिएट किया गया है। अच्छा, ये भी कहीं आता है अच्छा यार खातून है, शायद इसको इसी वजह से एज मिल गया। ये नहीं पता कि उसकी कितनी एफर्ट्स हैं। बहुत से ऐसे काम जहाँ पे मर्द झिझक रहे होते हैं, नहीं जा पा रहे होते हैं, जैसे एक खातून है वो अपना मसला हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है, तो वहां पे हमें ये कहा जाता है, वहां पे बल्कि मेल को फेवर दी जाती है कि आप बैठे, जो खातून लॉयर है या मीडिया पर्सन है वो जाके बात सुने। तो फिर आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि बहुत सी चीजों में औरतों की जरूरत मर्दों से ज्यादा है? हाँ, बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जाता यहाँ। जो भी आप यहाँ पे मतलब मेहनत कर रहे होते हैं, और मेरे ख्याल से फीमेल्स ज्यादा डिवोशन से काम कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हल्के हम लोग जो है ना, बस वही बात आ जाती है कि जब तक हम एक दूसरे को हौसला और अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, तब तक चीजें आगे चल बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इसमें भी बात कर लेते हैं, खवातीन की तो बात हो रही है। पिंक बस जो है वो सर्विस उसका आगाज हुआ है मुल्तान में, तो उस हवाले से भी जानते हैं सुहिरा, इस टाइम खवातीन को क्या सहूलियात मिलेंगी, और इस सर्विस के हवाले से बताइएगा। पहले तो मैं अपना बता दूं कि पिंक बस सर्विस ने तो मेरा दिल तोड़ दिया है। दिल तोड़ दिया प्रॉपर, मतलब इसकी हमने अभी बात ही है तो दिल टूट गया हमारा। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पिंक बसें नजर आएंगी। अभी जब मैं कराची गई तो वहां पे बड़ी खूबसूरत, क्योंकि हमें लड़कियों को तो पिंक कलर पसंद होता है, लड़के चिढ़ते हैं पिंक कलर से, तो वो एक बस इसलिए है, बस सर्विस ओनली फॉर वुमेन, कि सिर्फ लड़कियां ही उसमें जाएंगी या खवातीन।
अब जब मुल्तान में हमें पता चला कि पिंक बस सर्विस जो है उसका आगाज होने लगा है, तो मैं और हम सब खवातीन बड़े ही एक्साइटेड होंगे। अच्छा, मैं खुद भी थी कि अगर ये बस देखेंगे तो अभी नॉर्मली मैंने देखा, मैंने वैसे ट्रैवल तो बहुत कम किया है, शायद एक आध बार मैंने किया है, जो ये वीडा चल रही होती है मेट्रो पर, वो जो फीमेल्स वाला एरिया होता है ना, वहां पे भी रश होता है और मेल्स घुसे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसमें भी क्योंकि फीमेल्स की स्पेस कम है, मर्दों की स्पेस थोड़ी ज्यादा है बस सर्विस में। अच्छा, पिंक बस सर्विस जो है वो हमारी जिले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर का स्टेप है मुल्तान में। सिंध में, कराची में तो पहले से चल रही है पिंक बस सर्विस। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेट्रो और वीडा बस सर्विस है जो चल रही है नॉर्मली, उसी को उन्होंने 2 बसें मुख्तस कर दी हैं पिंक बस सर्विस के लिए। रेड बस जो है वही पिंक बस सर्विस है। अच्छा, ये बड़ा अफसोस है, बड़ा ही अफसोस ये इस हवाले से कहे तो दिल टूटा है। अगर तो जिला इंतजामिया सुन रही है तो मैं एज तमाम खवातीन के तवज्जुह से कहूंगी कि भाई पिंक बसें लाएं मुल्तान में भी। हाँ, होनी चाहिए ना, तो ताकि वो अपने नाम पे तो पूरी उतरे बस। अच्छा, नाम पे भी। और अगर वो सिर्फ मैंने उसका मोनोग्राम देखा है यहाँ 9 नंबर के पास जी, उन्होंने पिंक कलर का ही वो बनाया हुआ जो फीमेल। आप देखें ना, कराची की जिस तरह सुहिरा बात कर रही है कि मैंने वहाँ पे बसेस देखी स्पेशली, और वहाँ पे उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अभी जो खवातीन है वो ड्राइवर भी जो है वो खवातीन होंगी ड्राइवर। अच्छा, ये बहुत ये मैंने देखा, ये पोस्ट मुझे अच्छी भी लगी, बड़ी बस खवातीन का चलाना। हाँ, अच्छा, वो होगी सिर्फ खवातीन के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें सिर्फ फीमेल्स होंगे। एटलीस्ट 1-2 हमारे पास ऐसी बसें अब आ गई हैं कि जो सिर्फ खवातीन के लिए हैं। उसमें आसमा जो स्कूल और कॉलेज आने वाली स्टूडेंट्स हैं, पहले मरहले में उनके लिए ये बस सर्विस का आगाज हुआ है, जो कि रूट बता देना चाहिए मेरे ख्याल से 9 नंबर से नादराबाद जाएगी सुबह 7:45 से बजे, और उसके बाद जो है वहां से वापस आएगी दोपहर को 1 बजे। तो इर्द गिर्द की जितनी भी स्कूल कॉलेज की लड़कियां हैं वो उसमें आ सकती हैं, क्योंकि बाहर पूरा लिखा हुआ है कि ये खवातीन के लिए मुख्तस बस है, उसमें मेल नहीं होंगे कंफर्टेबली, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें खवातीन होती हैं जो पर्दा करती हैं और झिझकती हैं, तो उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। आपको ये है कि टाइम अपना उस लिहाज से मैनेज करना होगा, थोड़ा आगे पीछे। अच्छा, और इसी तरह से जो चौकुम्हारा से BZU की तरफ जाने वाली बस सर्विस है, उसमें अभी जो हमारी मेट्रो बस सर्विस है ना, उसको यूज किया जा रहा है। अच्छा। कि उसका एक ऑलरेडी रूट है चौकुम्हारा से एंड पे जाती है BZU, तो वो भी सुबह सेम टाइम 7:45 बजे से लेके और दोपहर को वापस आएगी। तो BZU की जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल्स वो उसमें इजीली ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन जो कि हमारी खवातीन, हमारी माएँ बहनें बेटियां जितनी भी हैं जो काम भी करती हैं या वैसे ही आना जाना बाहर उनका होता है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक ये बस सर्विस जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी हम बस पे बात कर ही रहे हैं, तो आसमा आप देखें कि वैसे तो ओवरऑल हम शहर में देखते हैं कि हर जगह पर वीडा और मेट्रो की एक्सेस है तकरीबन ऐसी है, और बहुत से लोगों को इससे फायदा हो रहा है ना। आप देखें कि उसकी जो अमाउंट है बहुत मिनिमम है। आपने जहाँ अपनी गाड़ी में, बाइक या किसी में भी चीज में, तो आपको 200, 400, 500 का पेट्रोल तो डलवाना ही है ना, लेकिन उसमें आप ये है कि 20 महंगा हो चुका है, तो 20 रुपए में आप 12-15 किलोमीटर का ट्रेवल इजीली कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, जॉब करने वाली जो स्ट्रगलिंग वुमेन है, उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन है। बल्कि अब तो बहुत लोग, ऐसी खवातीन भी या लड़के भी, उन्होंने अपनी सवारियां तुर्क कर दी हैं भाई। क्योंकि अब पेट्रोल तो देखे ना आप, वो किसी के बस में नहीं है, पेट्रोल की कीमतें तो पेट्रोल की कीमतें अभी मजीद सितंबर से जो है वो सबको आगाह भी किया जा रहा है कि मजीद जो है पेट्रोल की कीमतों में जो है इजाफा किया जाएगा, और उसके लिए तो वो सब वो कह रहे हैं ना कि मेंटली प्रिपेयर रहे। तो वैसे आए रोज ही हम देख रहे होते हैं कि जिस तरह बिजली की इन दिनों में हमने देखा रेट्स बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल के अभी और रेट्स बढ़ेंगे, तो मतलब आपकी जो खाने पीने की अशिया है, जो दीगर आपकी ज़रूरियात हैं, उनमें भी इजाफा होगा। तो मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटलन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा रुबीना, जिस तरह हम फलाही तंजीमों की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, इस टाइम काफ़ी काम भी हो रहा है। अभी जो ख़वातीन के लिए आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या वो इक़दाम कर रही हैं फलाही तंजीमें, या एक ख़वातीन सिर्फ ख़वातीन ही तशद्दुद का बाइस बनती हैं, या इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं?
मुल्तान में तो क्योंकि मैं खुद भी मैंने एक छोटी सी अपनी एनजीओ बनाई हुई है वुमेन फाउंडेशन के नाम से, उसमें वो प्रैक्टिकली भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा पैनल बनाया हुआ लॉयर्स का, जो इस पैनल के थ्रू हम फ्री लीगल एड दे रहे हैं फीमेल्स के लिए स्पेशली। तो फलाही तंजीमें बिल्कुल काम कर रही हैं और ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले अवेयरनेस हो ऐसे तमाम एरियाज़ में जहाँ पर जो मतलब इन चीज़ों से कानून से बिल्कुल लाइल्म है, जिनको पता ही नहीं है कि कोर्ट क्या है, कचहरी, लोगों के ज़हनों में एक खौफ है कोर्ट का, थानों का। सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे हकूक हैं क्या और किस तरह हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है और काफ़ी फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। मुझे खुद 12 साल हो गए हैं सोशल सेक्टर में और पिछले दिनों भी हमारी एक मुख्तलिफ जो है रूरल एरियाज़ में एक्टिविटीज़ थी, उसमें हमने फ्री लीगल एड मेडिकल कैंप, फ्री लीगल कैंप लगाया हुआ था लीगल एड के लिए। और इसके अलावा अवेयरनेस सेशंस भी थे लॉज पर ही, मतलब जो विरासती हकूक़ हैं फीमेल्स के वो नहीं मिल रहे, या जिनकी किसी की हक महर में किसी की प्रॉपर्टी वगैरह है, इसी तरह गार्डियन एक्ट है हमारे। मतलब इन तमाम चीज़ों के बारे में जब तक फीमेल्स को अवेयरनेस नहीं होगी वो आगे नहीं चल सकती। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे क्या हकूक़ है, हम किस तरह ले सकते हैं। और दूसरा, वायलेंस जो है वो सिर्फ फीमेल्स पे नहीं होता, बच्चे भी उसमें आते हैं। और जो हमारा एक्ट 2020 में हुआ है उसके तहत भी ऐसा ही है, उसमें फीमेल भी हैं और बच्चे भी हैं और मेल भी आ जाते हैं, क्योंकि मेल पे भी हम देखते हैं समटाइम्स। बिल्कुल ऐसा होता है। कोई लोगों ने लोगों को मुलाजिम बना के रखा होता है, सिर्फ फीमेल ही तो लोगों के घरों में काम नहीं करती है, बच्चे भी रखे होते हैं, मर्द में बच्चे भी रखे होते हैं। तो उसमें उन्होंने लॉ बनाया हुआ है, लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि हमने उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना है। उसके लिए हमें अपनी आवाज़ को उठाना है, अपने हक का हमें पता होना चाहिए कि हमने किस चैनल से, किसके थ्रू हम ये चीज़ जो है इस पे हम इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। जैसे अब हम मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ में लगा रहे हैं लीगल एड कैंप, तो उसमें मकसद हमारा यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो। बिल्कुल ऐसे वैसे ये बड़ी जरूरी है, जितनी भी अवेयरनेस है मैं समझती हूँ कम है। आपको आए दिन उसमें आपकी बहुत सारी चीजें आपकी चेंज हो रही होती हैं, तो वक्त के साथ साथ आपको पता होना चाहिए। और उसका बड़ा अच्छा आउटपुट भी मुझे मिला है। वहाँ लोगों ने मुझे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है। लोग अपने मसाइल जब हम उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं, उनको पता चलता है कि ये चीज़ें इतनी खौफनाक नहीं हैं जितना उनके जहन में इमेज बना हुआ है, फिर वो डिस्कस भी करते हैं। और सुहिरा की बात ठीक है, काफ़ी फीमेल्स वहाँ पे ऐसी थी जिनका कहना ये था, क्योंकि मेरे साथ मेल लॉयर्स भी थे, कि जी हमने फीमेल से बात करनी है। कंफर्टेबल एक जोन होता है ना, जैसे एक औरत आप इजीली आपको बता सकती है कुछ मसाइल हैं, कुछ तो मर्द से इजीली वो बात नहीं कर सकती कि जी हम जो है, क्योंकि मैडम साथ आई हैं तो हम पर्सनली अलहदगी में हमसे अपने ही कोई इशू डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसलिए यही चीज़ है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होगी तो आप आगे भी बढ़ेंगे, आपको अपने राइट्स का पता चलेगा, आपको सही प्लेटफार्म का पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे अपना ये हक लेना है। बिल्कुल यही चीज़ है। अच्छा, इसी के साथ ही सुहिरा, हम देख रहे हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है, ख़वातीन को मसाइल का सामना भी इस टाइम बहुत ज़्यादा करना पड़ा। हम देखते हैं कि अब ख़वातीन के लिए घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका है ना। अभी आप देखें कि महंगाई की शरह की हम कोई तादाद ही नहीं बता सकते कि किस कदर बढ़ चुकी है महंगाई। अभी हम जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे बिजली के बिलों की, उसी ने तमाम तर बजट जो है हमारा घर का ख़वातीन ने जो संभालना होता है, या कई घरों में मर्द संभाल रहे होते हैं बजट, तो वो सारे का सारा तो आपकी बिल की अदायगी में जा रहा है। तो आपने बच्चों की जो फीसें हैं या घर का जो आपका राशन है वो आपने कहाँ से पूरा करना है। अभी हम बात करते हैं ना कि जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी दी हुई है और ये है वो है, तो भाई उसमें जो है ना क्वालिटी फूड तो है नहीं वहाँ पे। और रश वहाँ कितना रश बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे, चीजें नहीं होती हैं अक्सर, तो लोग कहाँ जाएं फिर।
और अभी जैसे कि उस दिन हमारी भी आपस में बात हो रही थी कि यार बचत का तो आप सोच ही नहीं सकते। अभी सेविंग वाला सीन नहीं है, सेविंग वाला सीन तो है नहीं जो तुम्हारी बात है। बिल्कुल ठीक है भाई, आप चीजें अपनी जरूरतें पूरी कर लें तो ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बुनियादी जरूरियात है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे घर को सारा देखना, लुक आफ्टर करना होता है, तो वो जाहिर सी बात है, फिर मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है यार। अब मैं सेविंग कैसे करूँ? मैंने वैसे सेविंग का कभी सोचा नहीं, लेकिन बिजली के बिल आए हैं ना, वो उन्होंने तो सारा बजट ही उलट डिस्टर्ब करके रख दिया है ना, बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है। अभी हमने रिपोर्ट पिछले दिनों बनाई थी कि ये जो दाल सब्जी और इन चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, तो आया कि आपकी एक जो दिन की हांडी है ना, एक रोज की हांडी खाना, वो कितने में पक रहा है। तो मैंने एक खातून थी, उनसे सवाल किया, ऐसे मैंने कहा 200-400 में पक जाता है। तो 200-400 1200 में हांडी बनती है। आप देखें घी मसाले और ये तमाम चीजें, आप देखें जिस मजदूर की या एक आम बंदे की दिहाड़ी 500-1000 है, वो 1200 की हांडी पकाए कैसे करेगा यार? ये मैं कहती हूँ पहले 2 वक्त की, चलो आप खाना खा ले, आप 2 वक्त क्या, आप 1 वक्त की भी रोटी खाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया रवीना, आप हमारे साथ रही, हमारे शो का हिस्सा बनी। सुहीरा आपका भी बहुत शुक्रिया। आज वैसे खवातीन पे बहुत सारा बात हुई, वो होती है कभी कभी हमें चांस मिलता है खवातीन के राइट्स के ऊपर बात करें, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मुनीर हुसैन शाह साहब, जो कि आपको पता है कि एस्थेटिक फिजिशियन है, हमारे शोज में अक्सर हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी प्रोफेसर महमूद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चों के अदीब हैं। और इसके साथ ही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाले पर जो है इनको सदारती अवार्ड भी दिया गया है। तो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज जो हमारा टॉपिक है, डॉक्टर साहब से तो आज हम बात करेंगे इस टाइम स्किन के हवाले से काफ़ी मसाइल जो हैं वो ख़वातीन को भी रहते हैं, आजकल तो वैसे मर्द हजरात को भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस मौसम में, जो इस टाइम सावन का मौसम है, इसमें हमने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है। आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी जिद्दत आ गई है, ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं स्किन के हवाले से, बहुत सारे मसाइल हैं, उनको हल भी किया जा रहा है। वो इनसे जानेंगे कि किस तरह स्किन को आप खूबसूरत अपने आप को बना सकते हैं, स्किन को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हमें, महंगाई की वजह से जो है हमारे एजुकेशन पे कितना असर पड़ रहा है, हमारे रवैयों पे कितना असर पड़ रहा है, बच्चों की तरबियत अच्छी कैसे की जा सकती है, इन सारे मामलात को जो है वो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। मुनीर साहब से जानते हैं, मुनीर साहब इस टाइम जो हम स्किन के हवाले से बात करें तो आप क्या देखते हैं कि हमें इस मौसम में किन किन मसाइल का सामना रहता है स्किन के हवाले से? बिल्कुल इस तरह कि आजकल क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश होते है उसके फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है वो उड़ना शुरू हो जाती है, वो जो ज़मीन पे बैठ जाती है पहले, उसकी वजह से ना सारा आपके चेहरे पे एक बारीक डस्ट की तह जम जाती है। और साथ ही अगर फिर सूरज भी उसमें भी आप धूप में भी अगर आप निकलें तो फिर इससे बहुत सारे मसाइल होते हैं स्किन के। तो इसमें एक तो कोशिश करें कि अपने चेहरे को साफ रखें, मतलब 2 टाइम कम से कम ज़रूर धोएं, ताकि जो उस पर मिट्टी के कोई ज़रात हैं, कोई पोल्यूशन है, कोई डस्ट है, वो उससे निकल जाए। अच्छा, स्किन भी बड़ी आपकी ऑयली सी हो जाती है और बड़ी अजीब सी। और दूसरी बात है कि अगर ऑयली स्किन हो तो उसमें तो इन खराबियों का ज़्यादा चांस है, फिर ऊपर से ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, तो इसमें फिर बचाने की ज़रूरत है हमें अपनी स्किन को, डस्ट से बचाने की, धूप से बचाने की। दूसरी बात है कि इसमें पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, तो डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन से फिर स्किन पे, चेहरे पे बारीक लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं, फिर पोर्स खास तौर पर पसीने की वजह से खुलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पोर्स का बहुत ज्यादा इस टाइम हमें बताइए यहाँ पे हम लोग। जैसे आपके स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव होंगे तो उसमें फिर पोर्स उतने ही ज्यादा खुलेंगे, जितना पसीने का बहाव पोर्स से होगा उतना उनका साइज बढ़ता जाएगा। तो चुनांचे ये मसाइल हैं इस मौसम के, जो बारिश का मौसम है, तो इनमें बेहतर ये है कि अपनी हाइड्रेशन बेहतर रखें, धूप में कम निकलें और अपने आपको प्रोटेक्ट करें कि उसमें धुआं या डस्ट या फ्यूम जिस हद तक हो सके। मसलन अब तो कोरोना का सीज़न नहीं है, लेकिन मास्क फिर भी बड़े यूज़फुल हैं इसके लिए ना, कि अगर आप बाहर निकलते हैं किसी रश वाली जगह पे या इस तरह के मकाम पे,
चेहरे को फिर मास्क लगा लें तो ज्यादा अच्छा, माहौलियाती आलूदगी भी हमारी जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। माहौलियाती आलूदगी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, हाँ। उनसे जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो उनसे गैसेस, दूसरी तरह के जो मटेरियल्स हैं, वो काफ़ी हार्मफुल हैं आपके लिए, आपकी स्किन के लिए क्या बल्कि आपकी होल बॉडी के लिए वो बड़े हार्मफुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे तो बल्कि बाज़ मकामात ऐसे हैं कि जो इन्फेक्टिस के करीब है, उनमें लोगों के डीएनए तक चेंज होने शुरू हो जाते हैं इससे, अगर प्रोलॉन्ग उनका उसका मतलब एक्सपोजर रहे। सही। तो बहुत ज़रूरी है कि इन पोल्यूशन से बचा जाए और कोशिश की जाए कि जितना कम निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो उतना ही निकलें। अच्छा, फिर उसके साथ साथ एक्नी प्रॉब्लम्स आपको इसमें बड़े रह जाते हैं। अभी मुझे खुद भी वैसे इनका बड़ा सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आपके मौसम जो है वो आपकी स्किन के लिए, ये आपका मौसम का असर है ना। हाँ, मौसम ज़्यादा पसीने का असर है और हो हाँ। सकता है आपकी स्किन ऑयली हो, उस वजह से फिर इसका और ज़्यादा। हाँ, मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है, लेकिन जब अभी जिस तरह मौसम इस तरह का है कि हब्स वाला होता है और बहुत जैसे आपको ना फील होता है कि यार आपकी स्किन जो है वो मजीद ऑयली हो गई है। जी, बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो आपको एक्नी का मसला फिर रहता है, तो अपनी स्किन का बड़ा ख्याल। और दूसरी बात है कि जब पसीना आपको ज्यादा आता है ना, फिर आप पानी जो पिए उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया करें, ताकि वो जो अच्छा नमकियात जो ज़ाया हुए हैं पसीने में, वो रिप्लेसमेंट उनकी हो सके और आपकी स्किन फिर बेहतर रहे कुछ। इस महंगाई के दौर में लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया कि लोग घर से बाहर ना निकलें, कि पेट्रोल बढ़ा दिया। इनका एहसान समझें। हाँ। कि आवाम फिर भी सड़कों में नहीं आ रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ओवरऑल देखें तो हमारा इस टाइम जो सारा माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद भी अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी सेहत होगी, अच्छे आप स्किन होगी, तो आप अपने बहुत सारे काम अच्छे से कर भी सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही डॉक्टर साहब से जानेंगे इस टाइम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल देखा जाए तो हम बड़ा टीचर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो एजुकेशनर्स आते हैं, हमेशा उनसे हम यही बात करते हैं, क्या इस पॉलिसी सिस्टम से आप मुतमईन हैं कि जो हमारा इस टाइम एजुकेशन सिस्टम चल रहा है? साइमा, जो आपने बात की है, आसमा सॉरी, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारी पॉलिसी इस वक्त बेहतर है, क्योंकि आप देखें कि हम एक जो सनद याफ्ता लोग हैं, हम उनको मार्केट में ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तरबियत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हमारा सिलेबस देखें, रटा सिस्टम है, हमारा एग्जाम सिस्टम देखें, रटा सिस्टम है। जस्ट उसमें बच्चों को रटाया जाता है कि आपने, और उनका माइंड बनाया जाता है कि आपने मार्क्स लेने हैं। उनकी जो तरबियत है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। उसके असरात पूरी सोसाइटी पर पड़ते हैं, क्योंकि जो आज का बच्चा वो मुस्तकबिल का मेमार है, उसी ने फ्यूचर में जाके हर शोबे में जाना है। आपके जितने भी शोबे हैं, तो ये एजुकेशन सेक्टर से जो बच्चे निकलते हैं वही उसको फील करते हैं। तो जब तक तरबियत नहीं होगी प्रॉपर, आप उनको कैसे लेके चल सकते हैं, मुआशरे को कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो हमारा सेटबैक ये है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं है, तालीमी इदारों में जो हमारा एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, उन्होंने अपने सिलेबस के साथ साथ ज्यादा फोकस तरबियत की तरफ की है। मैं एक वीडियो देख रहा था पिछले दिनों, इंग्लैंड में वो बच्चों को तरबियत कर रहे हैं कि एक उन्होंने गाड़ी बनाई हुई है आर्टिफिशियल जो है, उसमें सीटें रखी हुई हैं, अब बच्चे बैठे हुए हैं। इतनी देर में एक बूढ़ा बच्चा गेटअप बनाया हुआ बूढ़े का, उसने, वो बच्चा जैसे एंटर होता है तो एक बच्चा खड़ा हो जाता है और उसको बिठाते हैं, फिर एक फीमेल आती है, उसके साथ एक छोटा बच्चा मजीद है, तो दूसरा बच्चा खड़ा हो जाता है। यानी कि बच्चों को ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और कोई बूढ़ा या बुजुर्ग आदमी आता है या कोई फीमेल आती है या कोई डिसेबल पर्सन आता है, तो आप अपनी सीट खाली करके उसको बिठाएं। ये तरबियत है। इसी तरह वहां पे बच्चों को सफाई के हवाले से सिखाया जाता है कि आपने सफाई करनी है, और हमारा मज़हब तो कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। वहां पे प्रैक्टिकली वो लोगों से बच्चों से सफाई करवाते हैं। तो ये चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं और एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन वो तरबियत जो है ना उसकी कमी है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है और स्पेशली हमारा जो सिलेबस है उसको रिवाइज किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए और उसमें तरबियत की तरफ खास तौर पर फोकस किया जाए कि हम बच्चों की तरबियत कर सकें। टीचर्स की ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है इस टाइम हमारे इस माशरे में? डेफिनेट टीचर्स ने ही आगे बच्चों को मोटिवेट करना है ना। अगर टीचर ट्रेंड होंगे तो वो उतने बेहतर तरीके से आगे बच्चों को टीच कर सकेंगे। हमारे यहाँ इस तरह भी फोकस नहीं है। वही जो रिवायती तरीके हैं उन्हीं तरीकों के मुताबिक टीचर्स को ना हायर कर लिया जाता है और उन्हीं तरीकों के मुताबिक आगे टीचर जो पढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर के मुताबिक टीचर्स की ट्रेनिंग जो है उसकी तरफ खास फोकस किया जाए
और उनको ज्यादा स्पेशली जो वो ट्रेन किया जाए कि कैसे उन्होंने बच्चों को आगे लेके चलना, क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए। बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं टीचर्स को, टीचर जैसा बिहेव करता है, टीचर का जैसा एटीट्यूड होता है, बच्चे उसको कॉपी करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। बहुत से टीचर जो बच्चों के लिए रोल मॉडल बनते हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी वजह से बच्चा स्टडी की तरफ आता है, और कुछ टीचर ऐसे हैं जिनके बिहेवियर की वजह से बच्चा स्टडी छोड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ लाजमी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान टीचर्स की। अच्छा, फिर इसके साथ साथ महंगाई है जिस तरह, अभी हमारी एजुकेशन पे भी उस पर बड़ा असर पड़ रहा है। हमारी जाहिर सी बात है, अगर एक घर में 4-5 बच्चे हैं तो अब तमाम बच्चों को उस तरीके से तालीम नहीं दिलवा पाते जिस तरह अभी इस टाइम हमारा माहौल चल रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? महंगाई का जैसे मुआशरे के हर तबके तालीम को ही महंगा कर दिया गया, और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर पे तो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ा है। आप देखिए हमारे 70% से ज्यादा शायद बच्चे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में आप देखें महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, उनके यूटिलिटी बिल्स बढ़ गए हैं। अच्छा, फिर एक ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल जो बढ़ा है तो बच्चों के जो लाने ले जाने के ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस है वो बढ़ गए हैं। अच्छा, तालीमी इदारों ने जो ड्यूज हैं वो एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए। हमारा डबल प्रॉब्लम बना है, एक तो महंगाई बढ़ी है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कम हुए हैं। अगर मेंटेन भी रहते तो कुछ बंदा मैनेज कर सकता, उसको थोड़ा बहुत जो है वो मेंटेन भी नहीं रह पा रहे, उल्टा कम हुआ है। आपका मार्केट में आप देखें कारोबार आपका बहुत सुकड़ता जा रहा है। इसी तरह जो सैलरीज हैं जितनी इंक्रीज होती है उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, उस पर परसेंटेज से ज्यादा। तो पेरेंट्स के लिए अब बड़ा इशू ये बन गया कि वो यूटिलिटी बिल ज्यादा करें या घर का बजट बनाएं, बच्चों को खाने पीने की अशिया प्रोवाइड करें, खुराक दें, या तालीमी अखराजात बच्चों को वो करें। इसी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है कि जो तालीम को छोड़ गई है, और पेरेंट्स ने उन बच्चों को काम पे डाल दी है। और छोटे बच्चे हैं, अफसोस की बात तो ये है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी एक अच्छी खासी तादाद स्कूल से जो लीव कर गई है, मूव कर गई है। तो डेफिनेट असर पड़ा है महंगाई का बच्चों पर, जो एजुकेशन सेक्टर पर। अब पेरेंट्स भी क्या करें बेचारे, वो अपने मेंटेन करें घर को, उनको बच्चों को खाना प्रोवाइड करें, या उनके तालीमी अखराजात जो बर्दाश्त करें। तो ये एक बंदे हम ये देख रहे हैं कि अभी एक लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, फिर हमारे हम बात करें तो हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बढ़ गए हैं उसी तरीके से, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। तो पेरेंट्स भी हमारे मुतासिर हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। तो ये दोनों हालात में महंगाई ने जो है वो आवाम के लिए जीना दुभर कर दिया है। वो बहुत ज्यादा लोग इस टाइम जो है वो कह रहे हैं कि एजुकेशन, फिर हमारे यहाँ ये चीज़ हमारी बेसिक चीज़ें थी, तालीम, हमारा इलाज हो गया, तो हमारी जो खाने पीने की अशिया हो गई, हमारी ज़रूरियात हो गई, आज तक हमें उन्हीं में ही रिलीफ नहीं मिल सका। हमने कहा हमेशा एजुकेशन को सस्ता किया जाए, इलाज को फ्री किया जाए। तो दोनों चीज़ें बड़ी हैं। मतलब आपके अगर आप इलाज बीमार हो गए हैं गलती से तो वो भी आपको महंगा पड़ जाता है कि आपकी मेडिसिन हो गई, आपके डॉक्टर की फीसिस हो गई, आपका टेस्ट हो गए, तो ओवरऑल आपको जो है वो बहुत ज़्यादा रवैये पर डेफिनेट असर पड़ता है। अगर आपके पास इनकम है, आपके पास कुछ बचत है, तो उसमें आपका रवैया चेंज हो जाता है। जब आप अपने एक्सपेंसेस ही मेंटेन नहीं कर पाते तो उसके इफेक्ट घर पर पड़ते हैं। मियाँ बीवी के क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं फैमिलीज के अंदर, आप देखें, और बिलखसूस जो जॉइंट फैमिलीज हैं वहां पे ज्यादा क्लैशेस हो गए हैं, ऐसे आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब जब घर के अंदर लड़ाई होगी, घर के अंदर प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा, बच्चे भी इफेक्ट होंगे। इसीलिए हम देखते हैं तालीमी इदारों में बच्चों के जो एटीट्यूड है वो काफी चेंज हो गए हैं, बच्चों के बिहेवियर चेंज हो गए हैं, और वो मिसबिहेव ज्यादा करने लगे हैं टीचर से जो है। तो उसका डेफिनेट असर पड़ रहा है, पूरी सोसाइटी पे, पूरे मुआशरे पे असर पड़ रहा है महंगाई का। मजीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम अभी ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाएं कि आपके स्किन के, जाहिर सी बात है स्किन की भी टाइप्स होती हैं और उसी के मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं, तो आजकल जो है वो कौन से ट्रीटमेंट्स ऐसे आ गए हैं जिनसे आपकी जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जा सकता है? आजकल तो स्किन के बहुत सारे प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन बेहतर रहती है। मसलन माइक्रोनीडलिंग हो गई, मसलन PRP हो गया, उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड के साथ माइक्रोनीडलिंग हो गई, उसके अलावा लेजर्स हो गए, उसके अलावा फिर जैसे फेस लिफ्ट है उसमें फिर वो पीडियो थ्रेड्स हो गए, बेतहाशा किस्में हैं। और मतलब जैसे आप काउंट करते जाएं, और दूसरी बात है कि हर 10-15 दिन के बाद पता लगता है कोई नई ट्रीटमेंट आ गई। हाँ, ऐसे ही है। तो उसमें फिर काफ़ी सारी, मतलब RF माइक्रोनीडलिंग हो गई, उसके बाद इसके अलावा आप चलते जाएं और जैसे जैसे स्किन की कंडीशन है उसके मुताबिक नए से नए इलाज आता जा रहा है।
अच्छा, जो आजकल हम देख रहे हैं ज्यादा जो है ट्रेंडिंग कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है? डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। ठीक है। अब ज्यादा लोग मतलब RF माइक्रो नीडलिंग की तरफ आना शुरू हो गए हैं। स्किन को देखते हुए अगर कुछ उसमें एक्ने स्कार्स हैं या इस तरह के मसाइल हैं तो उसमें फिर आजकल उसका ट्रीटमेंट हो रहा है ज़्यादा। और बेसिकली फिर माइक्रो नीडलिंग के साथ लेजर्स ख़ास तौर पे उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट हो रहा है। और फिर चेहरे के मुताबिक फिर पीडियो थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं। सही। फिर उसके बाद फिलर्स यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोटॉक्स यूज़ कर रहे हैं, फिर इसके बाद कुछ लिक्विड चीज़ें आ गई हैं जो पीडियो थ्रेड्स की तरह इफेक्ट करती हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह बेतहाशा चीज़ें आप काउंट करते जाएं और कोई ना कोई नई हाँ। अगले प्रोग्राम में आप जब बुलाएंगे तो फिर हो सकता है 2-4 चीज़ें और नहीं आई होंगी। अच्छा, वाइटनिंग का तो हमारे यहाँ बड़ा इसमें है ना कि जो स्पेशली जिन पे ज्यादा होता है वो ये होता है कि वाइटनिंग हर किसी की कोशिश होती है, खासतौर पर वाइटनिंग, गोरे चिट्टे नजर आए, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। हाँ। तो उसके लिए हम फिर ग्लूटाथायोन यूज करते हैं ज़्यादा आजकल, जो बेसिकली यूज हो रहा है ना इंजेक्टेबल। सप्लीमेंट्स जिस तरह हम अगर ट्रीटमेंट्स की तरफ, जिस तरह ये थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें आपको सेशंस हैं आपके, हो सकता है आपको फर्स्ट सेशन में ही आपको उसका अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है सेकंड में, थर्ड में, आमतौर पर तकरीबन 6 से 8 वीक्स पे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। सही। शुरू में इतना मिलना शुरू नहीं होता, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है ग्लूटाथायोन का वो है वाइटनिंग। बेसिकली इसका हम साइड इफेक्ट यूटिलाइज करते हैं। अच्छा। और अगर आप देखें तो ये एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, जो आपके शुगर के कंट्रोल को बेहतर करता है। सही। जो आपकी दूसरे जो मसाइल हैं, आपके हाइपरटेंशन हैं, बाकी चीज़ें हैं, उन सब के लिए बेहतर है। ओवरऑल वो आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। सही। तो उसमें अगर खास उसकी डोज से ज़्यादा हम जब देते हैं, हाँ। तो फिर वाइटनिंग आना शुरू हो जाती है बॉडी पे। तो ये उसका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट है, बिल्कुल। ठीक है। और बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है एंटी एजिंग है। तो आपकी जैसे एजिंग होती है उसके इफेक्ट को कम करता है, आपकी लाइंस को कम करता है, आपके पोर्स को कम करता है, और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाती हैं उससे। अच्छा, जिस तरह हम अभी बात करें ना, तो अभी तो आप ये स्टूडेंट्स हम स्पेशली देख लें, जो बच्चियां हैं अभी भी उनके चेहरे पर जो है फौरन से रिंकल्स आने लग गए हैं। अच्छा, इसकी क्या आप वजह देखते हैं? इसकी वजह हमारे माशी मसाइल हैं और हमारी पोल्यूशन है। हाँ, 2 चीज़ें हैं। सही। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे, जितना आप परेशान होंगी, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो अब कैसे इससे बचा जाए, ये तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते किस हद तक। एक तो होता है चले एज के साथ साथ आपके चेहरे पर वो चीजें वाजिया होती हैं, नुमाया होती हैं कि रिंकल्स पड़ने लग गए हैं, या आपकी स्किन जो है वो ढलकना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात है कि आपका जो पानी आप पीते हैं या आप डाइट जो लेते हैं, हाँ, उसका भी बड़ा बुरा इफेक्ट होता है। हाँ, जैसे जंक फूड आप यूज करते हैं, और बालों पे खास तौर पे बाल जल्दी उसमें सफेद होने शुरू हो जाते हैं और चेहरे पे रिंकल्स ज्यादा पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आप बेहतर है कि डाइट आप हेल्दी डाइट लें और विटामिन यूज करें, तो ताकि उसमें किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। अच्छा, ड्राई स्किन पे तो ज्यादा फिर नुमाया होती है। चले मेरे ख्याल में आप क्या समझते हैं, ऐसे कौन सी टाइप जो है वो बड़ी अच्छी और रह जाती है स्किन? वैसे सबसे अच्छी टाइप तो नॉर्मल टाइप ही है ना कि जो ना ड्राई हो ना वो ऑयली हो, दरमियान में हो, नॉर्मल हो। इसलिए नॉर्मल इसलिए कहते हैं कि वो बेहतर है और मतलब उसी तरह होनी चाहिए। तो ड्राई स्किन के लिए यह फिर आपकी हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। जितना पानी आप कम पिएंगे आपकी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी, और अगर आप पानी मतलब ठीक लेंगे मौसम के हिसाब से, फिर आपकी स्किन जो है ना ज़्यादा हेल्दी नजर आएगी। और ऑयली स्किन में फिर ये है कि फिर आपकी एक्नी और आपकी इस तरह के बहुत सारे मसाइल वो फिर ज़्यादा जल्दी आना चाहिए। अच्छा, हम अभी तक इस पे बात करते हैं कि सन ब्लॉक जो है वो आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, और फिर जहाँ तक अभी हम बात करते हैं सूरज की, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो उसकी सूरज की शुआएं डायरेक्ट आपकी स्किन के ऊपर जो है वो आती हैं, तो उससे आपकी स्किन जो है वो डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो सन ब्लॉक जो है वो कितना स्किन के लिए जरूरी है और ये कितनी हद तक आपको बचाता है? सूरज की अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो स्किन को उसको नुकसान करती है। उसको बचाने के लिए हम सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो सन ब्लॉक का फ़ायदा होता है कि उससे आपकी स्किन बहुत सारी चीज़ों से बच जाती है। मतलब आपकी जो एक्नी होने से बच जाती है, आपके इस तरह के जो इस तरह का और कोई इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर उससे बच जाती है। और फिर क्योंकि आपने निकलना तो ज़रूर होता है बाहर, हाँ,
तो उसमें फिर यही तरीका है कि इससे कुछ थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो वर्किंग वुमेन उन्होंने तो बाहर जाना है, बिल्कुल। काम करना है, और जिस तरह अभी हम यहाँ पर काम करते तो हमारी तो स्किन को बड़ा हेल्दी और बड़ा अच्छा दिखना जो है वो बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। हाँ, बिकॉज इससे मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़ पर। आपको पता है कि गुड़ का इस्तेमाल जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसकी अफादियत भी उसी तरह बहुत ज़्यादा है। आप देखें पुराने ज़माने में जो है वो चीनी का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता था जितना गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था, और उसी तरीके से उनकी सेहत भी बेहतर रहती थी। आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है बीमारियाँ भी उसी तरीके से बढ़ रही हैं। शुगर जैसी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम बढ़ चुकी है और वो तमाम बीमारियों की आप उसे जड़ भी कह सकते हैं कि जो शुगर है वो आपको किस तरह नुकसान पहुंचाती है। और उसका इस्तेमाल जो है वो चीनी, हम जो है कहते हैं ना जैसे वाइट शुगर जिसका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे खानों में जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहता है। आम रूटीन में भी जिस तरह हम चाय पीते हैं, चाहे हम डिजर्ट्स वगैरह खाते हैं, तो उनमें चीनी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, गुड़ आपको किस तरीके से जो है वो ग़िज़ाइयत दे सकता है और इसमें क्या क्या शामिल है? तो गुड़ में विटामिन बी और कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस जैसे मिनरल इसमें मौजूद होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड़ ज़्यादा खाने से कैलोरीज में भी इजाफा हो सकता है, लिहाजा इसको बस एतदाल में, वो कहते हैं ना, आपको खाना चाहिए। गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जिस तरह ये आपको फ़ायदे पहुंचाता है, उसी तरीके से हर चीज़ की खाने की ज़्यादती जो है वो आपको आपके नुकसान का बाइस बनती है। इसके साथ साथ जो है ये आपके बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। जिस तरह अक्सर हम जो है खाना खाते हैं तो खाने के बाद जो है अगर हम थोड़ा सा गुड़ चख लेते हैं तो उससे जैसे कि आपका खाना जो है वो इजीली आप डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि वो भी जब भी खाना खाते थे उसके बाद थोड़ा सा गुड़ का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करते थे, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ साथ जो है इसका शुगर से भी आप बच सकते हैं। लेकिन अच्छा, गुड़ के भी जो है वो टाइप्स होती हैं। आजकल तो उसमें गुड़ में भी हम देखते हैं मिलावट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन आपने जो कहते हैं ना चीज़ें, हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएंगे तो अभी टाइम भी आ गया है। वैसे तो हर चीज़ में आपको मिलावट नज़र आती है, लेकिन कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हों। और इसके साथ साथ आपको पता है कि इसमें मैग्नीशियम है जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, आपके असाब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए लिहाजा अच्छा खाएं, अच्छी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हम स्किन की बात कर रहे हैं ना, उसी तरीके से आपकी सेहत का अच्छा होना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छी सेहत होगी तो अच्छी ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। तो ये हो गई हेल्थ टिप। और हेल्थ तक हम आ जाते हैं एजुकेशन के हवाले से हमारी जो बात चल रही थी। अच्छा, हम बच्चों की तरबियत के हवाले से जैसे बात कर रहे थे कि रवैये चेंज हुए हैं, तो रवैये चेंज होने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि तरबियत का भी कहीं ना कहीं फुकदान नज़र आता है। आपको तरबियत उस तरीके से बच्चों की नहीं हो रही जिस तरह हमारे बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं हमारे जो पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की और आजकल की जो पेरेंट्स तरबियत कर रहे हैं, आप उनमें क्या फ़र्क देखते हैं? बच्चे की तरबियत के लिए सबसे पहले जो घर है वो बेस और बुनियाद है। क्योंकि बच्चा पहले 4-5 साल घर में गुजारता है, तो माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। बिल्कुल। एक कॉल ले लेते हैं, इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आसमा की बात करिए। जी, मैं आसमा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसमा आपको याद है मैंने लास्ट टाइम रमजान शरीफ में आपको कॉल की थी और आपसे बात करना चाह रही थी, आपसे मिलना चाह रही थी। डीजी खान से? नहीं, बहावलपुर मुल्तान आई थी। हाँ जी, दुआ सारी, मैं बहावलपुर से बात कर रही हूँ। अच्छा, दुआ है आपने माह रमजान में और अब इतना टाइम गुजर गया, कहाँ याद रहता है। हाँ, इतने सारी चीजें चल रही। तो यही है कि बस मैंने कहा मैं आपसे बात करती हूँ। इतना आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, हमारी बात ही नहीं हो पाती। ये विश हमारी कैसे पूरी हो सकती है, आप हमें बताएं। आप मुझे डेली कॉल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। जब आप कहेंगी मैं उसी वक्त कॉल कर लूंगी। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे नहीं पता ये आप मिस कॉल अलिशा ने अटेंड किए, कितनी की है। रोहित हमारा फेवरेट है, हम देखते हैं और अभी भी आपको देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। आपकी ये प्यार जो है ना वो ज्यादा आपको एनर्जी देता है कि आप अच्छे से अच्छा काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। जी, कहीं से कंटिन्यू। जी, तरबियत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। बच्चा वहीं से ही सीखता है और जो कुछ पहले 5-10 सालों में बच्चा सीखेगा पूरी लाइफ
पर उसका इफेक्ट होगा, पूरा असर होगा। तो हम देखते हैं कि हमारी फैमिलीज में अब बच्चों की उस हवाले से तरबियत नहीं की जा रही। अब पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी, ये पहली बुनियादी जिम्मेदारी वालिदैन की है, और वालिदैन में माँ की पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की तरबियत पे खुसूसी फोकस करे, तवज्जो दे। अब हमने ये जिम्मेदारी कन्वर्ट कर दी है टीचर्स की तरफ, तालीमी इदारों की तरफ, कि तालीमी इदारे जो है वो तरबियत करें। अच्छा, तालीमी इदारों में हमारे यहाँ कमर्शलिज्म आ गया है, एजुकेशन सेक्टर में भी कमर्शलिज्म आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहाँ भी पैसा के एलिमेंट जो है ना वो प्रेफर हो गया। अब वो भी यही चाहते हैं कि जी बच्चों के एडमिशन ज़्यादा हों ताकि हमारे पास ड्यूज ज़्यादा आएँ और हम उसको चला सकें सिस्टम जो है। तो वो भी उस तरह बच्चों पे सख्ती नहीं कर पा रहे या बच्चों की उस तरह तरबियत नहीं कर पा रहे। फिर जो हमारे यहाँ टीचर्स आ रहे हैं, अब जिसने मास्टर कर लिया वो पहले जॉब तलाश करता है, अगर उसे कहीं पे जॉब ना मिले तो वो एजुकेशन की तरफ आ जाता है, टीचर बन जाता है। कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रॉपर तरबियत नहीं है। तो हर पढ़ा लिखा लाजमी नहीं कि वो अच्छा टीचर भी हो। तो अच्छे टीचर्स के लिए जरूरी है कि पहले उसकी ग्रोमिंग हो, वो होगी तो फिर वो तरबियत भी अच्छी कर सकेगा, और जब तरबियत अच्छी कर सकेगा तो डेफिनेट बच्चों पर असर पड़ेगा। तो दोनों तरफ से ही हमारे यहाँ एक वैक्यूम पैदा हो गया है। पेरेंट्स की तरफ से भी वैक्यूम है कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पा रहे। उसमें वही बात आ जाएगी घूम के, महंगाई का भी एलिमेंट है। ज़ाहिर है कि पेरेंट्स सबसे पहले वो बच्चों की खुराक पे तवज्जो दे रहे हैं कि वो तो हम पूरी कर लें बच्चों की, इसीलिए वालिदैन को दो दो तीन तीन काम करने पड़ रहे हैं। ज़हनी नशोनुमा की भी बड़ी जरूरत है ना, ज़हनी नशोनुमा की भी जरूरत है, लाजमी तो उसका जो है वो इफेक्ट होगा। ज़ाहिर है ये सारी चीजें इकट्ठी चलती है ना, आप किसी एक चीज को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, आजकल के हमारे बच्चे, मैं समझती हूँ कि वो अपना बचपन भी इंजॉय नहीं कर पाते। जी जी, इस चीज से आप एग्री करेंगे। हम जिस तरह हमने अपने बचपन को इंजॉय किया, हम लोगों ने खेलों में भी बड़ी पार्टिसिपेट किया, अभी हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरीके से ना खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं ना। आप जाहिर सी बात है जिस तरह के हालात हैं हम अपने बच्चों को बाहर भी नहीं भेज सकते। तो ये चीजें बड़ी, अभी बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। एक तो प्रेशर है कि उन्होंने तालीम के, हम कहते हैं कि अच्छे मार्क्स हों, अच्छी आपकी स्टडी हो, तो वो इन चीजों को सब उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे। हमारे करीब मैडम 3-4 ग्राउंड्स हैं, मुमताजाबाद और ये परवेज लाई पार्क उसके सामने ग्राउंड है सुहाना के साथ। अब वहां पे जब हम छोटे होते थे तो भरे होते थे वो ग्राउंड्स, लेकिन अब बच्चे नजर ही नहीं आते, बहुत कम बच्चे नजर आते हैं। ज्यादा रश नजर आएगा संडे को जब ऑफ होता है, उस वक्त बच्चे नजर आएंगे, या फ्राइडे को, बाकी आम रूटीन में नजर नहीं आता। अच्छा, पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारा बच्चा घर में रहे, बाहर ना जाए। अब उनको टैब दे दिए हैं, मोबाइल दे दिए हैं और नेट की फैसिलिटीज हैं, और बच्चे सारे दिन उसी में लगे हुए हैं जो फ्री टाइम उनके पास है। हालांकि अच्छे नशोनुमा के लिए जहाँ पे तालीम जरूरी है, वहीं पर गेम्स भी बड़ी जरूरी है। ऐसे बच्चों की नशोनुमा पे, फिजिकली नशोनुमा बड़ा फिटनेस जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरा गेम्स बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं और बहुत सी चीजें बच्चा उनसे सीखता है। गेम्स से बर्दाश्त, सब्र, ये चीजें सारी बच्चे के अंदर आती हैं। तो हमारे ग्राउंड्स जो है ना वो वीरान हो गए। और चाइना की कहावत है कि जब आपके ग्राउंड्स जो है वो वीरान होंगे तो आपके हॉस्पिटल आबाद हो जाएंगे, और अगर आप अपने हॉस्पिटल वीरान करना चाहते तो अपने ग्राउंड्स को आबाद करें। तो बच्चे उस तरफ नहीं आ रहे, गेम्स की तरफ। आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जिससे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके? हुकूमत को हमारी तरजीहात आप देखें, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आप अपने टोटल बजट का 5% एजुकेशन पे खर्च करें, कम से कम 5% होना चाहिए। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान 2.5% खर्च कर रही है, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड है हम उससे भी 50% कम खर्च कर रहे हैं। तो डेफिनेट है फिर उसके रिजल्ट्स भी उसी रेशो से आएंगे। अगर हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं कि अपने बजट में से 50%, अपना 5% हम उस पर खर्च करते हैं एजुकेशन पे, तो जो इस वक्त रिजल्ट्स हैं उससे लाजमी जो हमारे रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो हुकूमत को इस तरफ जो फोकस करना चाहिए और बजट को जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। हम सिर्फ एक इदारे को जब लेके चलेंगे, उसी इदारे पे फोकस होगा, उसी को बेहतर करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपके बाकी इदारे जो है वो सारे डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। तो हमने बाकी इदारों को भी लेके चलना, हमारी एजुकेशन है, हेल्थ है, इस तरफ फोकस खासी तौर पर करना चाहिए। सही है। अच्छा, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने मिलजुल के इन चीज़ों को बेहतर करना है ना, तो हुकूमत का भी इसका भी बड़ा रोल है कि अगर वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे तो हमारे बच्चों पर भी जिस तरह का आजकल प्रेशर है उसको कम किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब इस हवाले से भी जानेंगे, जिस तरह हम
एक तो बात करें स्किन के हवाले से, आजकल वैसे फेस लिफ्टिंग का भी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इन जा रहा है, इस हवाले से भी बताइए ये किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है? बेसिकली जैसे एजिंग होती है तो फेस थोड़ा सा, जैसे कहते हैं चेहरा ढलक जाता है थोड़ा सा, हाँ। उसके लिए फिर फेस लिफ्ट करते हैं, उसमें फिर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स आते हैं। मसलन उसमें फिर हम ज़्यादातर पीडियो थ्रेड्स यूज़ करते हैं। ये अच्छा, वो स्पेशल थ्रेड्स होते हैं, हाँ, जो आप फेस में डाल के ना, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होती है स्किन, अच्छा, के अंदर, उसको फिर उससे फिर उसकी टाइटनिंग हो जाती है। उसके बाद आपकी ये ढलक गई है, इसको फिर आईब्रोज को आप लिफ्ट, हाँ, कर देते हैं, फॉग साइज बना देते हैं, और उसके अलावा फिर आप ये एंगल बना देते हैं। तो इसके अलावा जो उसमें स्किन में कुछ थोड़े से जैसे वो आ जाते हैं, अच्छा, मैं उसमें पड़ जाते हैं, हमारी वो एक आर्टिस्ट है ना बुशरा अंसारी, मैं उनका भी यही देख रही थी कि वो किस तरह से उन्होंने भी अपनी फेस की बड़े फेस लिफ्टिंग करवाई, तो वो उनका काफी ट्रीटमेंट, फेस लिफ्टिंग से आपकी, हाँ, एज का काफी उसमें फर्क पड़ जाता है, आपका पहले से काफी, समझे कि 10 साल आप एज में पीछे चले जाते हैं। क्या बात है, तो ये जादुई नुस्खा है। बाद फिर वो स्पार्क आइज बन जाती हैं, बाद लोग स्पेशल करवाते हैं, हालांकि अक्सर नहीं करवाते। चेहरे के मुताबिक ही फिर आप उसको चेहरे के मुताबिक, ठीक, फिर आपके इधर ये जो खड्डे से बन जाते हैं, इसके लिए फिर यूज होते हैं, इसमें फिर फिलर्स भी यूज होते हैं, फिर बोटॉक्स भी यूज होता है, और बेसिकली आप बोटॉक्स जो अपर फेस है उसके लिए यूज कर रहे होते हैं, और जो फिलर्स हैं लोअर फेस के लिए। अच्छा। लेकिन पीडियो थ्रेड्स भी इसमें आजकल काफी इन है, तो ये ज्यादा नुकसानदेह तो नहीं है जिस तरह आप थ्रेड्स वगैरह, वो क्या स्किन के अंदर ही फिर वो थ्रेड्स रहते हैं? ये थ्रेड्स तकरीबन 5-6 महीने में ना फिर वो अपने आप ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन उसकी वजह से जो कोलेजन प्रोड्यूस होती है ना, हाँ, वो फिर बाकी चीजों को उधर वो स्टे कर जाती हैं, बाकी जो आपकी टिश्यूज हैं। अच्छा। तो फिर काफी अर्से इसका इफेक्ट रह जाता है, और अगर 1-2 साल के बाद आपको फिर जरूरत पड़ती है तो फिर आप दोबारा वो उसको रिपीट करवा सकते हैं। उसके अलावा उससे हट के कुछ एरिया है तो उसको भी साफ करवा सकते हैं। सही। तो ये काफी सारे प्रोसीजर हैं और इससे काफी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और बाद लोग एजिंग के साथ साथ ये रेगुलर ये करवाते रहते हैं, ताकि फिर मतलब है उनको एक तो वो साइकोलॉजिकली फिट रहें, सही, और दूसरे लोग भी उनको देख के उनसे मुतासिर हों कि आपकी तो एज ही नहीं बढ़ रही। हाँ, आप बड़ी की बड़ी वो कहते हैं आजकल वैसे ही हम कहते हैं यार हम अपनी एज के खवातीन तो खैर स्पेशली बहुत ज्यादा रहती है ना, ज्यादा एज बतानी भी ना पड़े और आप यंग नजर आए, टीचर्स को भी जरूरत है। बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, ओबेसिटी पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा, जिस तरह हम स्किन की बात कर रहे हैं, फिर उसी तरह से हम देखते हैं मोटापा भी हमारे यहाँ जो है वो दिन ब दिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि खवातीन हो गई, चाहे बच्चों में भी आजकल मोटापा, बच्चों में तो मतलब काफी ज्यादा मोटापा है, और उसके अलावा मोटापा हर बीमारी की जड़ भी है। बिल्कुल है। और एक तो चलो आप बेहतर अच्छे नजर नहीं आते, लेकिन इसमें बहुत सारी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसाइल, बहुत सारी चीजें, हाँ, बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, इन मसाइल को भी डिस्कस करेंगे नाज़रीन, मोटापे पे जरूर बात होगी कि किस तरह इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ जी, ओबेसिटी पे हम बात कर रहे थे। जी, ओबेसिटी ना सारी दुनिया का मसला है। हाँ, ओबेसिटी यूरोपियंस का, ओबेसिटी अमेरिका का, उनके बच्चों का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उनमें खास तौर पे फूड जो वो यूज करते हैं वो ओबेसिटी की तरफ जाता है। हर वक्त वो बर्गर खा रहे हैं, हर वक्त वो इस तरह की चीजें खा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी अब इसी काम पे लग गए। उनको देख के हमारे बच्चे भी तो बड़े अरसे से उसी काम पे लगे हुए हैं। ऐसे ही है। उसे फिर आपका जिस्म जो है ना, उसमें वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर ओबेसिटी, ओवरवेट होते हैं, फिर ओबीज होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आप जो नजर, आप जैसे नजर जो पहले जैसे थे वैसे नजर नहीं आते, बेढब्बे से हो जाते हैं। ऐसे। तो उस बेढब्बे होने की वजह से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप चलना फिरना कम कर देते हैं। मुझे फिर आप कहते हैं मुझे सांस चढ़ना शुरू हो रहा है, फिर आप कहते हैं मेरे नी जॉइंट जो हैं उनमें पेन शुरू हो गया, वेट बेयरिंग जॉइंट है क्योंकि, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर, फिर शुगर, इससे बचने की हमें ज़रूरत है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी डाइट सही हो, आपकी कैलोरीज जो इनटेक है वो प्रॉपर हो, मतलब जितनी आपकी एक्टिविटी है उसके मुताबिक हो। अगर आप एथलीट हैं, अब अगर आप ज़्यादा इस तरह का भागने दौड़ने का काम है, फिर आपकी कैलोरीज ज़्यादा होनी चाहिए।
और अगर आप थोड़ा बहुत चलते हैं, कुछ ज़्यादा आपका काम नहीं है, फिर कैलोरीज अपनी कम करें, अपनी रिक्वायरमेंट कम करें। तो होता ये है कि लोग इस तरह की चीज़ें खाते हैं, फिर जाके सो जाते हैं ना, उसकी फिर जो लेट नाइट जो हमारी क्रेविंग है ना, जो हम खाने खाते रहते हैं, कभी पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया, कभी कुछ इस तरह का आपका होता है कि स्नैक्स वगैरह आपने खा रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ लेट नाइट क्रेविंग वाला सीन भी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आप मतलब आप देखें ना, आपका इनटेक आउटपुट के बराबर होना चाहिए। अगर साइंटिफिकली आप देखें ना, जितनी कैलोरीज आपकी ज़रूरत है उतनी लें, ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा वॉक करें, ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा एक्टिविटी करें, तो इससे आपका वेट एक प्रॉपरली बैलेंस रहता है। अब लोग आगे कहते हैं हम कुछ नहीं खाते, जब उनसे पूछते हैं डिटेल से कि क्या क्या सुबह नाश्ता दोपहर, तो पता लगता है जो वो खा रहे होते हैं वो सही नहीं खा रहे होते। तो उससे हमें अंदाजा होता है कि वो कहते हैं सारा तो कुछ नहीं खाते, बस 4-5 बोतलें पी लेते। तो अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। तो उसमें देखिए ना कितनी शुगर है, कितनी वो चीजें हैं, तो उनको तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं, फिर भी उनके कैलोरीज उससे ज्यादा है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज नवीद, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेज नवीद हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैम मैं मिसेज नवीद बात कर रही हूँ मुल्तान। जी जी। मेरे फेस में डॉक्टर साहब से ना कि एक्ने बहुत ज्यादा है, ठीक है? ठीक है। एक तो उसका इश्यू है और दूसरा है कहते मेरी बैली बहुत ज्यादा निकली हुई है, उससे बिल्कुल परसेंटेज डाउन हो जाती है, बस इसके बारे में थोड़ी सी प्लीज। एक्ने का इशू है और सेकेंडली आपने क्या बताया? बैली, मतलब बैली निकली हुई है बहुत ज्यादा। अच्छा, बैली का, ठीक है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, जो बैली की इन्होंने बात की, पहले तो ये इनका वेट ज्यादा होगा। हाँ। आमतौर पर वेट ज्यादा होता है, फिर पेट निकलना शुरू होता है। पहले अपना वेट कंट्रोल करें, और जब वेट कंट्रोल हो जाए फिर भी अगर बैली ज्यादा निकली हुई है, उसकी कोई एक्सरसाइजेज हैं वो करें। उससे भी ना हो तो फिर हमारे पास प्रोसीजर्स हैं। हाँ। फैट फ्रीजिंग के, फिर इस तरफ आ जाए। जी, फिर इस तरफ आ जाएं। सही। फैट फ्रीजिंग के क्रायोलाइप्लाइसिस जिसे कहते हैं, या आरएफ जिसे कहते हैं, या कैविटेशन होती है, ये फिर हम मशीन के जरिए करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। और दूसरा इन्होंने बात की एक्ने की, स्किन इनकी हो सकते है ज्यादा ऑयली हो, जिसकी वजह से एक्ने ज्यादा हो रहे हो। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, उसकी वजह से भी होते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं कि इनके हार्मोन सही लेवल पे हैं या नहीं। सही। तो उसके बाद फिर स्किन टाइप देख के फिर उसका ट्रीटमेंट है। ये अब जाहिर है इनको फोन पे हम बता रहे हैं ना, तो ये जो डाइट है वो प्रॉपर लें, हाइड्रेशन इनकी, पानी पूरा होना चाहिए, विटामिन इनको कुछ न कुछ लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए मट्टी वाली जगह पे, फ्यूम जहाँ ये एग्जॉस्ट इस तरह की चीज़ें, धुआं जो है उन वहाँ जाने से फिर ये परहेज करें। किचन में तो फिर भी जाना डॉक्टर लाजमी है। किचन में तो आप चाहे गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, उसके बावजूद भी किचन में जाना। शुक्र करें। खाना तो बनाना है। तो उसके, अच्छा वो स्किन के, जाहिर सी बात है उसमें आप वैसे जो खवातीन किचन में काम करती हैं उनका ज्यादा उसमें रहता है, तो वो वैसे अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें? ये भी मोस्टली बड़ा क्वेश्चन आता है कि पानी ज्यादा पिए, एक तो पानी ज्यादा पिए ताकि हीट से जो उनकी डिहाइड्रेशन होती है वो ना हो। फिर कुछ विटामिन जरूर लेते हैं रेगुलर, जो उनकी स्किन के लिए बेहतर हो, जिसमें विटामिन बी खास तौर पे, बी कम्प्लेक्स जो है वो खास तौर पे स्किन के लिए बेहतर है। फिर विटामिन डी भी लें। हाँ, वो भी बड़ा जरूरी है। जी जी, बड़ा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो डाइट उनकी प्रॉपर है। कैल्शियम की तो हम देखते हैं, क्योंकि अब हम स्पेशली देखें तो हमारे यहाँ जो है वो अब दूध तो खवातीन बहुत कम पीती हैं। हाँ, कैल्शियम की हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है, उसकी वजह से भी स्किन के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे छाइयाँ हो गई, छाइयाँ जी, जो मल्टीविटामिन, अगर हम मल्टीविटामिन को प्रॉपर ले लें ना, उसमें कैल्शियम और मतलब फोलिक एसिड और बाकी बी कम्प्लेक्स और सी और इस तरह की सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो फिर इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अच्छा, जो ओबेसिटी का आप ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि काफ़ी उसमें, क्या फिर उसके बाद भी वजन बढ़ सकता है अगर वो ट्रीटमेंट लें? अगर आपकी आदतें ठीक रहेंगी तो वजन नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप खाना पीना अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा, ये नहीं कि आपका वजन 60 kg हो गया फिर आप बेफिक्र हो जाएंगे, अब मैं सब कुछ आप खा सकती हैं। हाँ। तो आपको मुसलसल कंट्रोल करने की जरूरत है कि आप डाइट ऐसी खाएं जिससे आपका वेट ना बढ़े, आप ज्यादा चिकनाई वाली चीजें ना लें, आप ज्यादा शुगर इस्तेमाल ना करें, और कार्बोहाइड्रेट जो कम यूज करें, प्रोटीन ज्यादा यूज करें, फिर आपका वेट मेंटेन रहेगा। और उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। हाँ। तो ये सारी चीजें ना, इससे आपकी स्किन खास तौर पे जवान रहती है, आपके पूरी आप अच्छी फीलिंग आपको आती है कि आप मतलब बिल्कुल फिट हैं। अगर फिर किसी चीज़ की कमी होगी फिर वही आपके चेहरे से नुमाया हो जाएगी कि आप कुछ ना कुछ मसला है,
तो इसलिए डाइट आप प्रॉपर रखें अपनी। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सरसाइज हमारे यहाँ से निकल चुकी है ना, हम मोस्टली ये होता है कि बैठने का, अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवर्स में काम कर रहे हैं, तो अब एक जॉब से फ्री हुए हैं तो दूसरी जॉब में चले गए हैं, तो आप या रात गए तक आपके काम, तो उसमें ये होता है कि आपको बैठने का काम ज़्यादा है, तो उसमें भी आपका वजन बढ़ना जो है वो। सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है ना वो ब्रिस्क वॉक है, तेज चलना है। तेज चलना, तो उसमें ये है कि कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, सुबह करें, रात करें, दोपहर करें, जिस वक्त आपको टाइम मिले वो कर सकते हैं। लेकिन एक वॉक का मकसद सिर्फ वॉक होना चाहिए कि रिलैक्सेशन उसे मिले, क्योंकि आपका जब ब्रेन रिलैक्स होगा फिर आपकी सारी बॉडी पे उसका अच्छा इफेक्ट जाएगा। बिल्कुल। तो बाद लोग कहते हैं हम सारा दिन भागते दौड़ते रहते हैं, वो वॉक नहीं है, वो सही वॉक नहीं है। प्रॉपर वॉक है कि आप रिलैक्स हो, कि आपको और कोई काम ना हो, वॉक कर रहे हो, तो उससे ताकि आपका ब्रेन से सिग्नल अच्छे जाएं, सारे मसल्स को, आपकी बॉडी सही तरह टोन हो। तो फिर है कि आप मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन आप चलते रहें तो कुछ भी नहीं होगा। भैंसें भी तो आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं ना, उनका वजन नहीं। ठीक है, अगर आप देखिए, आप शेर देंगे कैसे भागता है, चीता कैसे भागता है, और देखें फिर उसकी शेप कैसे होती है। बिल्कुल। तो एक्टिविटीज का तो मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। पहले हमारे तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स पे खास तौर पर तवज्जो दी जाती थी। ऐसे ही है। अच्छा, टीम्स होती थी हर उसकी जो है ना गेम की, हॉकी की, फुटबॉल की, क्रिकेट की। अब वो एक्टिविटीज खत्म हो गई तालीमी इदारों में, अब वो नहीं है, सिवाय चंद एक तालीमी इदारे वहाँ पे वो टीम्स हैं, वरना वो सूरत हाल नहीं है। तो उसी वजह से बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ा। अच्छा, आप बच्चों के आपने जो है वो स्टोरीज भी लिखते हैं, किताबें भी हैं आपकी, उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं, और फिर जो आपको अवार्ड मिला वो उस हवाले से। बच्चों के हवाले से मेरी किताब है महकते फूल के उन्वान से मैंने लिखी है, माशाल्लाह उस पर 3-4 अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। पिछले साल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैंने मकाला लिखा था, मुआशरे की इसलाह और तरबियत सीरतुन नबी की रोशनी में, तो उसमें मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सीरतुन नबी अवार्ड, अल्लाह ताला का शुक्र है, मिला है, सदारती सीरत अवार्ड। तो उसमें मैंने ये बताया कि हम कैसे अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआशरे को जो बिल्कुल जहालियत में डूबा हुआ था, जहाँ पे बच्चियों की जो है वो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को इंसानियत के हकूक नहीं थे, तो आप सल्लल्लाहु ने कैसे उस मुआशरे की इस्लाह की और उसको कैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुआशरा बना दिया। और आज बड़ी जरूरत है कि हम उस आइडियल मुआशरा और हम अपने चीजों को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी आज हमने चीजों को, स्किन को भी रिलेट किया, मोटापे को भी, यकीनन हमारे नाजरीन तक जो है ये तमाम चीजें पहुंची भी होंगी। अवेयरनेस के हवाले से हमारी हमेशा कोशिश भी रहती है कि लोगों तक जो है वो लाजमी चीजें पहुंच सकें। तो इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, नए मेहमान होंगे, नए टॉपिक होगा। अल्लाह हाफ़िज़।